नमस्कार मित्रों, कैसे हो सभी लोग। आप सभी लोगों की क्या हाल चाल है भाई। आज हम लोग भैंस की नस्लों को आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हम लास्ट क्लास में भैंस की नस्ल पढ़ रहे थे। और भैंस की नस्लों के बारे में, भैंस के बारे में हम लोगों ने सामान्य जानकारियां पढ़ी थी। भैंस कितने प्रकार की है, कितने गुणसूत्र क्या है, इस तरह की एक सामान्य जो जानकारी है भैंस को लेकर के, उन बिंदुओं पर हम लोगों ने चर्चाएं। उसी में कुछ और चीजें जिन पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। जैसे आप लोगों ने देखा था पिछली क्लास में कि जो भैंस थी, उस भैंस में देखा एशियन, अफ्रीकन भैंस, फिर पालतू भैंस, जंगली भैंस। पालतू में दो देखी थी, एक जलीय भैंस, एक दलदली भैंस। इंडिया में जो पाई जाती हैं वो कौन सी जलीय भैंस है, रिवर भैंस कह रहे थे आप लोग जिस इस तरह से डिवाइडेशन पड़ा था। अब उसी में हम लोग आगे देखते हैं कुछ चीजों को। तो देखो साथियों, कुछ चीजों पर और आगे हम लोग जब चर्चा करते हैं, उसी में लेकर के कि जो भैंस वाला ही बिंदु है, उसमें यदि हम लोग और भी चर्चा करें, भैंस वाले बिंदुओं को लेकर ही अन्य चीजों पर भी यदि हम लोग चर्चा करें, तो अन्य चीजों के बारे में यदि हम लोग देखें कि जो भारतीय नस्ल है, क्या आप लोग कह सकते हो जो जलीय भैंस हैं जिनको आप कह रहे थे, उनको 5 भागों में और वर्गीकृत किया गया है। 5 भागों में और वर्गीकृत। दलदली और जलीय का वर्गीकरण तो पिछली क्लास में पढ़ लिया था। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है या क्लास नहीं देखी है, वो पिछली क्लास देखें इससे पहले वाली। बहुत शानदार समझ में आएगा आपके। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं आपसे। केवल आपको वो पिछली क्लास देखनी ही होगी, बस मात्र आसानी से पकड़ में आ जाएगी आपको। अब यदि हम लोग देखें भारतीय नस्ल या जलीय नस्लों को, नस्लों का वर्गीकरण, तो भारतीय जो नस्ल है, आप लोग कह सकते हो जो भारतीय नस्ल है, भारतीय नस्ल या आप जलीय नस्ल कह सकते हो, जलीय भैंस कह सकते हो, जलीय भैंस कह सकते हो। तो भारतीय नस्ल या आप जलीय नस्लों को 5 वर्गों में, जलीय नस्लों का वर्गीकरण, तो जो क्षेत्र विशेष के आधार पर, क्षेत्र विशेष के आधार पर जो वर्गीकरण है, क्षेत्र विशेष के आधार पर यदि देखा जाए, तो क्षेत्र विशेष के आधार पर इनको 5 भागों में बांटा गया। मतलब किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है उसके आधार पर 5 भागों में इनको बांटा गया है। तो जो भारतीय नस्ल है या जलीय भैंस है, उनका वर्गीकरण तो क्षेत्र विशेष के आधार पर 5 में किया गया है। अब क्षेत्र विशेष के आधार पर जो 5 भागों में किया गया है, ये 5 भाग यदि आप लोग देखोगे कि ये जो 5 भाग क्षेत्र विशेष के आधार पर बनाए गए हैं, वो कौन कौन से हैं। एक तो ये देखना है हमको कि जो 5 भाग बनाए गए क्षेत्र विशेष के आधार पर, वो कौन कौन से हैं। तो इलाके के आधार पर बनाए गए। जैसे एक उत्तर भारतीय, एक तो कौन सा है, उत्तरी भारतीय कह सकते हो या उत्तर भारतीय कह सकते हो। उत्तर भारतीय क्षेत्र में पाई जाने वाली भैंस। इसके अलावा यूपी, उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली भैंस, उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली भैंस। इसके अलावा गुजरात, गुजरात में पाए जाने वाली, गुजरात के आधार पर विभाजित कर दिया इनको। और किस आधार पर है, 3 तो हो गए, उत्तर भारत, यूपी, गुजरात, मध्य भारत। बिल्कुल मध्य भारत में मध्य भारतीय भैंसे कह सकते हो या मध्य भारत में पाए जाने वाली भैंसे कह सकते हो। मध्य भारतीय, मध्य भारतीय कह सकते हो आप लोग। और ये कौन सा है आपके, कुल 5 है ना, उत्तर भारत, यूपी, गुजरात, मध्य भारतीय भैंसे, यूपी की भैंसे, गुजरात की भैंसे। और एक दक्षिण की ओर चले जाओ तो दक्षिणी, दक्षिण भारतीय, क्या कह सकते हो आप, दक्षिण भारतीय भैंसे। एक तो दक्षिण भारतीय हो गई आपकी, एक मध्य भारतीय हो गई आपकी, एक कौन सी हो गई, गुजराती हो गई, एक उत्तर प्रदेश की भैंसें हो गई, और एक कौन सी हो गई, उत्तर भारत की भैंसें हो गई। तो इस तरह से कुल भैंसों का विभाजन यदि देखा जाए तो 5 भागों में किया गया है।
अब उत्तर भारत में जो भैंसें पाई जाती हैं वो कौन कौन सी हैं, या उत्तर भारतीय भैंसें कौन कौन सी हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। उत्तर भारत में एक तो है आपकी मुर्रा, मुर्रा भैंस उत्तर भारत में। इसके अलावा उदाहरण आपको मिलेगा नीली रावी, नीली रावी ये भी कहां पर है आपके उत्तर भारत में। लेकिन यूपी का यदि उदाहरण आप देखना चाहो कि उत्तर प्रदेश की भैंसें कौन सी हैं, तो जो भदावरी है, भदावर क्षेत्र में जो भदावरी है, ये भदावरी कौन सा है, तो इसी का उदाहरण है ये जो भदावरी है, यूपी की है आपके। भदावरी भैंस कहाँ की है, यूपी की आपके। अब गुजरात की बात करें तो गुजरात में कौन सी है, तो गुजरात में देखो एक तो आप लोग पढ़ोगे सूरती, नस्ल की भैंस है, वो कहाँ की है, तो गुजरात की है। महसाणा, महसाणा भी किसका है, भैंस की नस्ल है महसाणा, तो महसाणा भी किसकी है, गुजरात की है। तो सूरती है, महसाणा है, जाफराबादी है, बड़ी चर्चित नस्ल है ये तो जाफराबादी, जाफराबादी है, जाफराबादी, सूरती, महसाणा, जाफराबादी, कुंडी या बनी कहते हैं जिसको, कुंडी या इसी को क्या कहते हैं, पन्नी भैंस भी कहते हैं। ये कहाँ की है, गुजरात की। सुरती है, महसाणा है, जाफराबादी है, कुणी है। तो सुरती, महसाणा, जाफराबादी, कुणी ये कहाँ की हो गई, गुजरात की। यूपी की कौन सी हो गई साथियों, भद्रावती। उत्तर भारत की कौन सी है, मुर्रा और नीली रावी। तो उत्तर भारत की मुर्रा, नीली रावी, यूपी की भदावरी, गुजरात की सूरती, महसाणा, जाफराबादी, कुंडी, ये हो गई आपके। अब मध्य भारत में देखा जाए तो मध्य भारत में ज्यादा है नस्ल। मध्य भारत के उदाहरण आप लोग देखोगे तो कौन सी है, नागपुरी, नागपुरी या इलिचपुरी, नागपुरी या इसी को कहते हैं इलिचपुरी, नागपुरी या इसको क्या कहते हैं, इलिचपुरी। तो नागपुरी या इलिचपुरी इसी का उदाहरण हो गया मध्य भारत की नस्ल का। इसके अलावा मध्य भारत की नस्ल मराठवाड़ी, कौन सी आपके, मराठवाड़ी मध्य भारत की है आपके, मराठवाड़ी मध्य भारत की है। तो नागपुरी है, मराठवाड़ी है आपके, पंधारपुरी है, पंधारपुरी यहाँ की है आपके, पंधारपुरी है, नागपुरी मराठवाड़ी है, पंधारपुरी ऐसी की है। काला अंडी, चिलिका, काला अंडी, काला अंडी, चिल्का, ये कहाँ की आपके, तो काला आंडी, चिलिका, ये सब नस्ल कहाँ की आपके, तो मध्य भारत की। तो ये मध्य भारत की। और दक्षिण भारत की टोंडा, दक्षिण भारत की कौन सी आपके, तो टोंडा कहाँ की है, दक्षिण भारत की। तो दक्षिण भारत की टोंडा है। तो ये आपके उत्तर भारत की है मुर्रा, नील रावी, यूपी की भदावरी है, गुजरात की सुरती, महसाणा, जाफराबादी, कुंडी है, मध्य भारत की नागपुरी, इलीचपुरी कहते हैं जिसको, मराठवाड़ी, पदारपुरी, कालाहंडी और चिलिका, ये मध्य भारत की है। दक्षिण भारत की कौन सी है, टोंडा, टोंडा कहाँ की है आपके, दक्षिण भारत की है। कहाँ की है साथियों, दक्षिण भारत की है कौन सी, टोंडा। लेकिन इसके अलावा यदि आप लोग चाहो कि जो अन्य कुछ और उदाहरण आप लोग ध्यान रख सकते हो कि इसके अलावा कुछ अन्य भी हैं, कुछ अन्य भी हैं आपके। और इसके अलावा कुछ अन्य कौन कौन सी हैं, जैसे ल्यूट है, तो ल्यूट अन्य नस्लें यदि आप लोग देखोगे तो कौन कौन सी हैं, तो अन्य नस्लों में आप लोग देखोगे एक तो है आपके ल्यूट। ये 5 टाइप तो ही हो गए, उत्तर भारत, यूपी, गुजरात, मध्य भारत और दक्षिण भारत। तो ये 5 के उदाहरण तो ही हैं। लेकिन इसके अलावा ये कौन सी है, ल्यूट, ल्यूट भी आपके रजिस्टर्ड भैंस की नस्ल है। बरगुर, बरगुर भी रजिस्टर्ड भैंस की नस्ल है। बरगुर भी क्या है, रजिस्टर्ड भैंस की नस्ल है। तो ल्यूट है, बरगुर है, ये आपके छत्तीसगढ़ी है। गोजरी है, तो कौन सी, गोजरी, छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी। तो ये सब क्या है, भैंस की नस्ल है जो रजिस्टर्ड वीट है, रजिस्टर्ड नस्ल है आपकी भैंस की। कैसी नस्ल है ये, रजिस्टर्ड नस्ल है। तो देखो आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 और 4 17, मतलब 17 रजिस्टर्ड नस्ल है भैंस की। भैंस की कितनी नस्ल भारत में रजिस्टर्ड है, 17, 17 के आपके पास नाम है, ये रही है
भागों के आधार पर विभाजन पूछा जाए तो उत्तर भारत में कौन सी है, यूपी में कौन सी है, गुजरात में कौन सी है, मध्य भारत में कौन सी है, दक्षिण भारत में कौन सी है, विभाजन हो जाएगा। कुछ अन्य नस्लें वो ध्यान रखनी है, जैसे ल्यूट है, बर्गर है, गोजरी, बरगुर है, बर्गर नहीं बरगुर, गोजरी है, छत्तीसगढ़ी है। तो ये विभाजन भी है मित्रों, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। बिल्कुल, इससे ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो भारत में कुल रजिस्टर्ड ब्रीड्स कितनी हो गई, नस्ल कितनी हो गई, तो आपके आसानी से आंसर हो जाएगा। भारत में कुल रजिस्टर्ड भैंस कितनी है, तो भारत में कुल रजिस्टर्ड कितनी है आपके, तो आसानी से आपका आंसर हो जाएगा कितनी है साथियों। तो रजिस्टर्ड कितनी है आपके, 17। कितनी रजिस्टर्ड है, 17 रजिस्टर्ड है आपके। तो भारत में यदि आपसे पूछा जाए कि भारत में पंजीकृत रजिस्टर्ड भैंस की नस्ल, तो भारत में भैंस की नस्लें कितनी है, 17। तो यदि आपसे कहा जाए भारत में भैंस की नस्ल, भारत में भारत में भैंस की नस्ल, तो आसानी से आंसर हो जाएगा कितनी है आपके रजिस्टर्ड, 17 नस्ल है आपकी। तो भारत में भैंस की नस्ल कितनी है, 17। तो 17 भैंस की नस्ल है। और भैंस की नस्लों को उनके आकार के आधार पर यदि वर्गीकरण करें हम लोग, ये तो क्षेत्रफल के आधार पर कर दिया, क्षेत्र के आधार पर आपने 5 भागों में। यदि आकार के आधार पर हम लोग वर्गीकरण करें, तो भैंसों की नस्लों का उनके आकार के अनुसार, भैंसों की नस्लों को उनके आकार के अनुसार किस प्रकार से बांटा गया है। तो यदि आकार के आधार पर देखें, तो भैंसों की नस्लों को उनके, भैंसों की नस्लों को के आकार के आधार पर, आधार पर वर्गीकृत। यदि भैंसों की नस्लें हैं जो, इसकी भैंसों की जो नस्ल है, यदि इन भैंसों की नस्लों को कि आकार के आधार पर यदि वर्गीकृत कर दिया जाए, भैंसों की नस्लों, भैंसों की नस्लों को किसके आधार पर कर दिया जाए, आकार के आधार पर। भैंसों की नस्लों को उनके आकार के आधार पर यदि वर्गीकृत कर दिया जाए, आकार के आधार पर, तो देखिए कितने टाइप की होती हैं, आपको ध्यान रखना है। यदि आकार के आधार पर बांटा जाए, तो आकार के आधार पर जो भैंस हैं वो कितने टाइप की, टाइप की 3 भागों में बांटा गया है। एक तो है आपकी भारी श्रेणी, एक तो कौन सी भैंस, भारी श्रेणी, हैवी श्रेणी की है आपकी, भारी मतलब हैवी ब्रीड्स कौन सी हैं, तो एक तो कौन सी हो जाएंगी आपकी हैवी, हैवी ब्रीड्स। तो एक तो भारी नस्ल हो गई। इसके अलावा दूसरे टाइप की कौन सी हो जाएंगी, मध्य श्रेणी की, कौन सी हो जाएंगी, मध्यम श्रेणी की, मध्यम श्रेणी की हो जाएंगी। और तीसरी हो जाएंगी हल्की श्रेणी की, लाइट ब्रीड्स, हल्की श्रेणी की नस्लें, मध्यम श्रेणी की नस्लें और भारी श्रेणी की नस्लें। तो आकार के आधार पर यदि देखा जाए, तो सबसे भारी नस्ल है। तो भैंसों की नस्लों को उनके आकार के आधार पर जब बांटा जा रहा है, तो भारी नस्लों में कौन सी आएंगी आपके, तो भारी नस्लों में आप लोग पढ़ोगे, एक तो मुर्रा, एक है आपकी जाफराबादी, मुर्रा है, जाफराबादी है, नीली रावी है, जाफराबादी नीली रावी। तो मुर्रा, जाफराबादी, नीली रावी, ये भैंस की कौन सी नस्ल है, तो ये आपकी भारी श्रेणी में रखी गई हैं। तो भारी श्रेणी की नस्ल कौन सी हो गई, मुर्रा है, जाफराबादी है, नीली रावी है। तो ये भारी श्रेणी की नस्ल है। मध्यम श्रेणी में यदि देखा जाए, तो मध्यम श्रेणी की कौन सी है, तो महसाणा है, भदावरी है, नागपुरी है, महसाणा, महसाणा, भदावरी, भदावरी, नागपुरी, महसाणा, भदावरी, नागपुरी। तो ये कौन सी श्रेणी की है, मध्यम श्रेणी की है। हल्की श्रेणी की कौन सी भैंस है, तो हल्की श्रेणी में आती है सूरती। तो ये सूरती किसकी है, हल्की श्रेणी की भैंस है। तो यदि आपके देखा जाए कि भैंसों को उनके आकार के आधार पर कितनी श्रेणियों में बांटा गया है, तो 3 श्रेणी। कौन सी, हैवी, मिडिल मतलब मध्यम होती है, मिडिल ब्रीड्स, और लाइट ब्रीड, हल्की श्रेणी, मध्यम और भारी। भारी श्रेणी में मुर्रा, जाफराबादी और नीली रावी। मुर्रा, जाफराबादी और नीली रावी कौन सी हैं, भारी में। तो भारी में याद कीजिए कौन सी हैं, मुर्रा, जाफराबादी और नीली रावी। मध्यम में कौन सी आती हैं, तो महसाणा, भदावरी और नागपुरी।
कौन सी आती है साथियों? महसाणा, भदावरी और नागपुरी आती हैं। हल्की में कौन सी आती है? तो सूरती। हल्की में कौन सी आती है आपकी? सूरती। तो ये उनकी भैंसों के किसके आधार पर है? आकार के आधार पर। तो आपने देखा एक तो आकार के आधार पर, और एक भैंसों का वर्गीकरण किसके आधार पर देखा था आपने? तो ये भारतीय भैंसें जो भारी जलीय भैंसें हैं, उनका वर्गीकरण किसके आधार पर? क्षेत्र के आधार पर। किसके आधार पर उनको वर्गीकृत किसके आधार पर किया गया है? तो क्षेत्र के आधार पर। तो क्षेत्र के आधार पर मतलब जिन क्षेत्रों में पाई जाती है उन्हीं नामों से। तो उत्तर भारत, यूपी, गुजरात, मध्य भारत और दक्षिण भारत के नाम से जाना गया। तो ये तो क्षेत्र के आधार पर हो गया। ये वर्गीकरण के आकार के आधार पर हो गया। अब आगे की देखें आप ले, ये पहली नस्ल भैंस की आपके सामने, पहली नस्ल है भैंस की आप लोगों के सामने, जिसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। कौन सी है? तो पहली भैंस की नस्ल है आपकी मुर्रा। कौन सी भैंस की नस्ल है? मुर्रा। तो मुर्रा भैंस की नस्ल, देखो हम लोग देखते हैं कि जो मुर्रा भैंस है, ये सबसे पहले तो हम लोग यही देखते हैं कि उत्पत्ति स्थल कहाँ है मुर्रा का। मुर्रा जो भैंस है, यदि इस मुर्रा भैंस का बारे में यदि आप लोग देखो, तो ये जो मुर्रा भैंस है, मुर्रा भैंस, यदि आप लोगों से पूछा जाए कि मुर्रा भैंस है, इस मुर्रा भैंस का उत्पत्ति स्थल, मुर्रा भैंस का क्या उत्पत्ति उत्पत्ति स्थल, तो यदि आपसे कहा जाए उत्पत्ति स्थल कौन सा है मुर्रा भैंस का, तो मुर्रा भैंस का उत्पत्ति स्थल आप लोगों को ध्यान रखना है। तो मुर्रा भैंस का उत्पत्ति स्थल कौन सा है आपके? तो मुर्रा भैंस का उत्पत्ति स्थल आप लोगों को ध्यान रखना है। मुर्रा भैंस का क्या देखना है आपको? उत्पत्ति स्थल देखना है। तो मुर्रा भैंस का उत्पत्ति स्थल यदि आपसे पूछा जाए, मुर्रा भैंस का उत्पत्ति स्थल मतलब उत्पत्ति स्थान या क्षेत्र कौन सा है मुर्रा भैंस का? तो मुर्रा भैंस कहाँ पाई जाती है? हरियाणा। हरियाणा मेन इलाका कौन सा है? हरियाणा है। मेन जो उत्पत्ति स्थल माना जाता है वो किसको माना जाता है? हरियाणा को। हरियाणा में भी कौन सा है? रोहतक है, हिसार है, वो इलाके माने जाते हैं। हरियाणा में भी कौन से माने जाते हैं? एक तो रोहतक, तो एक कौन सा माना जाता है? हिसार। रोहतक और हिसार वाले इलाके माने जाते हैं। तो इसके अलावा कहाँ पर है आपके? पंजाब। तो उत्पत्ति स्थल इसके हरियाणा और पंजाब को माना जाता है। तो मुर्रा भैंस है, यदि मुर्रा भैंस का आपसे पूछा जाए, ये मुर्रा भैंस है आप लोगों के सामने, तो यदि आपसे पूछा जाए मुर्रा भैंस का उत्पत्ति स्थल, तो हरियाणा पंजाब। हरियाणा पंजाब मुर्रा भैंस के क्या है? उत्पत्ति स्थल है। लेकिन यदि आपसे कहा जाए विस्तार क्षेत्र, मतलब मुर्रा भैंस कहाँ कहाँ पाई जाती है, विस्तार क्षेत्र पर यदि हम लोग बात करें कि मुर्रा भैंस कहाँ पाई जाती है, तो देखो साथियों, विस्तार क्षेत्र पर जब हम लोग बात करेंगे तो मुर्रा भैंस कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो बताइए मुर्रा भैंस कहाँ होगी? तो राजस्थान, मेन रूप से हम लोग राजस्थान में विस्तार देखने वाले हैं। मेन रूप से हमारा उद्देश्य किसको लेकर है? राजस्थान को लेकर है। एग्जाम को मोड़ करके राजस्थान की ओर भी लाना है। तो राजस्थान में यदि विस्तार आप लोग देखोगे कि राजस्थान में जो विस्तार है इस मुर्रा का, वो कहाँ कहाँ है, तो राजस्थान में मुर्रा भैंस कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो राजस्थान में आप लोगों को ध्यान रखना है कि मुर्रा भैंस कहाँ पाई जाएगी? जयपुर। जयपुर में मिल जाएगी मुर्रा। इसके अलावा कौन से इलाके हैं? जोधपुर में मुर्रा भैंस का विस्तार देखा जाता है राजस्थान के अंदर। तो जयपुर है, जोधपुर है, गंगानगर है, श्री गंगानगर, तो श्री गंगानगर में भी इसका है। इसके अलावा कुछ नीम का थाना सीकर वाला इलाका भी है, का थाना का थाना, तो सीकर वाला हिस्सा है, ये है का थाना सीकर। तो ये भी आपके राजस्थान, तो राजस्थान जयपुर, जोधपुर, गंगानगर, नीम का थाना, इन इलाकों में पाई जाती है भैंस। इन इलाकों में मिलेगी आप लोगों को। लेकिन इसके अलावा, राजस्थान के अलावा इसका जो विस्तार है और कहाँ पर है? दिल्ली में। तो दिल्ली में भी भैंस मिलती है। तो राजस्थान, दिल्ली इसके विस्तार हैं। हरियाणा, पंजाब ये इसके उत्पत्ति स्थल माने जाते हैं। और इसलिए इस भैंस का जो मुर्रा भैंस है, तो मुर्रा भैंस का एक उपनाम मिलेगा आप लोगों के लिए। क्या उपनाम? तो इस मुर्रा भैंस की उपनाम यदि आप लोगों से पूछ लिए जाएं कि किन किन नामों से इस मुर्रा भैंस को जाना जा रहा है, तो दिल्ली भैंस भी कहा जाता है, दिल्ली बफेलो भी कहा जाता है, इसको दिल्ली बफेलो कहा जाता है, इसको दिल्ली बफेलो भी कहा जाता है, दिल्ली बफेलो, दिल्ली बफेलो भी कहा जाता है।
अब ये क्या है, आपके खुंडिया जी को सींग मुड़े हुए हैं, सींग जलेबी नोमा मुड़े हुए हैं, इसलिए इसका नाम ही क्या कर दिया है, कुंडी। क्या कर दिया है, आपकी कुंडी कर दिया है इसका नाम। और ये एकदम काली है, एकदम कैसी है, काली। मुर्रा, सींग मुड़े हुए, मुड़े हुए मतलब घुमावदार जलेबी नोमा सींग पाए जाते हैं, तो इसलिए कुंडी कह दिया आप लोगों ने। दिल्ली में पाई जा रही है तो दिल्ली बफेलो नाम दे दिया किसका, मुर्रा का। तो मुर्रा का नाम दिल्ली बफेलो हो गया, और क्या हो गया, कुंडी हो गया। तो दिल्ली बफेलो क्या है, कुंडी। अब एकदम ब्लैक है, जब ब्लैक है तो इसी का नाम क्या हो गया, ब्लैक ब्यूटी। इसी को मुर्रा को ही क्या कहा जाता है, तो मुर्रा का ही एक उपनाम है क्या, ब्लैक ब्यूटी। ब्लैक ब्यूटी के नाम से, तो यदि आपसे कहा जाए कि ब्लैक ब्यूटी किस भैंस को कहा जाता है, ब्लैक ब्यूटी किस भैंस की नस्ल को कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा किस भैंस की नस्ल को ब्लैक ब्यूटी के नाम से जाना जाता है। तो आंसर क्या टिक करना है, मुर्रा। मुर्रा भैंस की नस्ल को ब्लैक ब्यूटी के नाम से भी जाना जाता है। तो मुर्रा भैंस की नस्ल को क्या कहते हैं, ब्लैक ब्यूटी। अब देखो एकदम इसका जो रंग है, वो इस रंग कैसा है, तो एकदम चमकीला काला रंग है। एकदम कैसा है रंग, चमकीला काला है। तो यदि आप लोग इसका क्या देखोगे, रंग देखोगे, मुर्रा जो भैंस है, यदि इस मुर्रा भैंस का, मुर्रा भैंस, यदि आप लोग इस मुर्रा भैंस का क्या देखोगे, रंग, तो मुर्रा भैंस का रंग कैसा होता है, तो चमकीला। और चमकीला कैसा, चमकीले में क्या है, काला। तो जेस्ट ब्लैक, जेट ब्लैक भी कहते हैं, चमकीला काला। तो रंग कैसा होगा, चमकीला, चमकीला काला होगा। और इस चमकीले काले रंग को इंग्लिश में क्या कहते हैं, जेट ब्लैक। तो रंग कैसा होगा, जेट ब्लैक होगा। तो रंग को लेकर यदि आपसे पूछा जाता है कि मुर्रा भैंस का रंग होता है, तो जेट ब्लैक होता है। सिर मुर्रा भैंस का कैसा होता है, तो आपको ध्यान रखना है, सिर कैसा होता है, छोटा होता है मुर्रा भैंस का। मुर्रा भैंस का सिर कैसा होगा, तो छोटा होगा। मुर्रा भैंस के यदि सींग पूछ लिए जाएं, मुर्रा भैंस का सिर छोटा होता है, लेकिन यदि सींग आपसे पूछ ली जाए तो छोटे और मुड़े हुए होते हैं, जलेबी नौमा। तो सींग कैसे होंगे, छोटे एवं मुड़े हुए, जलेबी नोमा। तो सींग कैसे होंगे मुर्रा भैंस के, तो मुर्रा भैंस के सींग होते हैं, छोटे होते हैं एवं मुड़े हुए जलेबी नोमा होते हैं। तो सींग छोटे एवं मुड़े हुए जलेबी नोमा, कैसे जलेबी नोमा क्या पाए जाएंगे, सींग पाए जाएंगे। यदि आप लोग पूंछ की बात करोगे तो पूंछ कहाँ तक पाई जाएगी, तो देखो इसकी जो पूंछ है बिल्कुल यहाँ तक है कि एकदम हॉक है, और हॉक से नीचे लटकी हुई है। इसकी पूंछ कहाँ है, हॉक से नीचे पाई जाती है। तो यदि आपसे पूछ पूछी जाए कि पूंछ कितनी लंबी होती है, कहाँ तक पाई जाती है, तो हॉक तक कह सकते हो, हॉक से हल्की सी नीचे है। तो जो हॉक है, हॉक तक पाई जाती है। पूछ कहाँ तक पाई जाएगी, हॉक तक क्या पाई जाएगी, इसकी पूछ पाई जाएगी। कहाँ तक होगी, ऑक्जॉन तक पूछ पाई जाती है। तो पूछ ऑक्जॉन तक पाई जाती है। और देखें आप लोग, हम्प और जो गल कम्बल है, यदि आपसे पूछा जाए कि इसका हम्प और क्या आपके गल कम्बल, गल कम्बल और हम्प की क्या स्थिति है, गल कम्बल और क्या हम्प, तो गल कम्बल और हम्प दोनों ही क्या होंगे, अनुपस्थित होंगे। अरे इसमें नहीं पाए जाते हैं, देखो ये गल कम्बल और हम्प, हम्प नहीं है, ये गल कम्बल नहीं है, इसमें गल कम्बल है ही नहीं इसमें। तो गल कम्बल और हम्प क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। गल कम्बल और हम्प क्या होंगे, अनुपस्थित होंगे, मतलब गल कम्बल और हम्प नहीं पाए जाते हैं। एक इसकी विशेषता हो गई। इसके अलावा कान देखे जाएं तो कान कैसे होते हैं इसके, तो कान छोटे होते हैं, लेकिन छोटे के साथ साथ देखो हल्के से नीचे की ओर लटके से पाए जा रहे हैं। ये कान है तो कान छोटे होंगे, वह लटके हुए से रहते हैं, हल्के से, हल्के से कैसे हैं, लटके हुए से हैं। तो कान कैसे हैं आपके, छोटे पे लटके हुए। तो कान कैसे पाए जाएंगे, छोटे व लटके हुए पाए जाएंगे। हमको गलकंबल नहीं पाया जाएगा इनमें। पूछ औगजौन तक पाई जाएगी। सींग छोटे और मुड़े हुए जलेबी नोमा होंगे आपके। सिर कैसा रहता है, छोटा रहता है। रंग चमकीला काला है, या जेट ब्लैक के नाम से कहते हैं हम लोग। क्या बोल देते हैं इसको, जेट ब्लैक भी कहा जाता है, तो जेट ब्लैक कह देते हैं हम लोग। क्या नाम दे देते हैं इसका, जेट ब्लैक नाम दे देते हैं। यदि हम लोग बाहर की बात करें तो ये जो मुर्रा भैंस है, इसके नर का वजन कितना होता है और इसके मादा का वजन कितना होता है,
तो यदि नर और मादा में भार की हम लोग बात करें तो देखो साथियों, यदि हम लोग भार की बात करें तो नर का वजन कितना होता है, तो लगभग 600 ग्राम के करीब होगा, सॉरी किलोग्राम के करीब। लगभग नर का कितना होता है, 600 किलोग्राम के करीब होता है। लगभग मादा का कितना रहता है, तो लगभग मादा का रहता है 540 किलोग्राम के करीब रहता है। लेकिन भार को लेकर के आपको टेंशन नहीं लेनी है, बहुत कम चांस है कि आप लोगों के लेवल पर भार से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाए। तो नर का 600 किलोग्राम के करीब होता है, मादा का लगभग 540 किलोग्राम के करीब क्या होता है, भार होता है आपके। यदि आप दूध की बात करो, दुग्ध की बात करो, तो ये जो दूध है, जो मुर्रा भैंस है, ये दूध कितना देती है, तो लगभग कितना दूध देगी मुर्रा भैंस, तो ये 1800 से 2500 लीटर प्रति ब्यात देती है। मुर्रा भैंस दूध कितना देती है, 1800 से 2500 लीटर प्रति ब्यात। तो 1800 से 2500 लीटर प्रति ब्यात दूध देती है कौन सी, मुर्रा भैंस। तो यदि आपसे कहा जाए कि मुर्रा भैंस दूध कितना देती है, तो 1800 से 2500 लीटर प्रति ब्यात देती है। तो इसके दूध में जो वसा होगा, वो वसा की मात्रा लगभग कितनी होगी, तो 7% के करीब क्या पाया जाता है, वसा पाया जाता है। तो वसा की मात्रा यदि आपसे पूछी जाती है तो लगभग कितनी होगी, 7% के करीब वसा पाया जाता है। दूध लगभग 1800 से 2500 लीटर प्रति ब्यात देती है। नर 600 ग्राम का होगा, मादा 540 के करीब होगी। कान छोटे लटके हुए होंगे, हम्प और गलकम्बल अनुपस्थित होंगे, पूंछ औंठ तक होगी, सींग छोटे मुड़े हुए और जलेबी नुमा होंगे, सिर छोटा होगा और चमकीला काला रंग होगा। जेट ब्लैक कह रहे हैं आप इसको, क्या नाम दे रहे हैं आप लोग, जेट ब्लैक नाम दे रहे हैं। क्या नाम दे रहे हैं साथियों, जेट ब्लैक नाम दे रहे हैं इसका, जेट ब्लैक नाम दे रहे हैं। अगली नस्ल है आपकी भदावरी। अगली नस्ल कौन सी है, भदावरी। भदावरी जो भैंस की नस्ल है, यदि भदावरी के बारे में देखा जाए, जो भदावरी भैंस की नस्ल है, इस भदावरी भैंस की नस्ल का साथियों उत्पत्ति स्थल यदि आपसे पूछा जाए कि इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई है, उत्पत्ति स्थल, तो यदि हम लोग किसकी बात करें, भदावरी भैंस के उत्पत्ति स्थल की, तो भदावरी भैंस का उत्पत्ति स्थल कहाँ है, तो भदावरी भैंस का भदावर स्थान पर है। भदावर कहाँ पड़ता है, आगरा जिले में पड़ता है, जो यूपी में। तो ये उत्पत्ति स्थल कहाँ पर है, तो भदावर स्थल, भदावर, वो भदावर कहाँ पड़ता है, ये जो भदावर है वो कहाँ पड़ता है आपके आगरा में। भदावर कहाँ पर है आपके, आगरा जिले में। और आगरा जिला कहाँ का है, तो यूपी का है आगरा जिला, उत्तर प्रदेश का है आगरा जिला। तो ये भदावरी भैंस है, ये भदावरी भैंस है आप लोगों के सामने उत्पत्ति स्थल। तो भदावर क्षेत्र है जो आगरा जिले में यूपी में पड़ता है, उत्पत्ति स्थल। यदि इस भैंस के रंग पर देखा जाए, तो इस भैंस का रंग आपको कैसा दिखाई दे रहा है, ये जो भैंस है आपके सामने, इस भैंस का रंग कैसा दिखाई दे रहा है, तो देखो प्रॉपर रूप से कैसा दिखाई दे रहा है, तावे जैसा लालिमा लिए हुए है या नहीं, मतलब हल्का बादामी टाइप का। तो तावे जैसा लालिमा लिए हुए बादामी रंग, तावे जैसा लालिमा ये हुए, ये हुए बादामी रंग, बादामी रंग। तावे जैसा लालिमा लिए हुए कैसा रंग है, बादामी रंग। तो तावे जैसा लालिमा लिए हुए बादामी रंग किसका है, भदावरी। भदावरी बादामी, भदावरी बादामी, भदावरी कैसा, बादामी। शरीर कैसा होगा, तो इसके शरीर यदि देखोगे तो शरीर कैसा है, मध्यम आकार का शरीर, शरीर मध्यम आकार का होता है, मध्यम आकार का। तो शरीर मध्यम आकार का होता है, दिखाई दे रही है आपको, मध्यम आकार की दिखाई दे रही है, तो शरीर मध्यम आकार का होगा। आगे से पतला और पीछे से कैसा है आपके, चौड़ा। ये पतला है और पीछे से ऐसे चौड़ रहा है, तो शरीर मध्यम आकार का होता है। आगे से पतला व पीछे से चौड़ा होता है। तो आगे से पतला व पीछे से कैसा होगा, भदावरी का शरीर चौड़ा होगा। तो आगे से पतला और पीछे से चौड़ा किस भैंस का शरीर होता है, तो भदावरी का होता है। यदि आप लोग सींगों की बात करेंगे, तो भदावरी के देखो सींग, जब हम लोग सींगों पर बात करेंगे तो देखो भदावरी के सींग हैं, ये भदावरी के आपको सींग दिखाई दे रहे हैं। अब सींगों की बात करोगे तो सींग कैसे हैं, चपटे हैं।
और मोटे हैं। चपटे और मोटे तो हैं, लेकिन पीछे की ओर ये ऐसे गए और पीछे की ओर ऐसे मुड़ गए, मुड़ रहे हैं कि नहीं? तो मुड़ करके ऊपर की ओर या अंदर की ओर ऐसे जा रहे हैं आपके। तो यदि आपसे पूछा जाए सींग कैसे होंगे, तो सींग कैसे हैं आपके? चपटे, चपटे मोटे। तो सींग चपटे और मोटे हैं, तो सींग चपटे और मोटे तथा और क्या है? तथा पीछे की ओर सींग चपटे होंगे, मोटे होंगे तथा पीछे की ओर मुड़ करके, तथा पीछे की ओर मुड़ करके, मुड़ करके। अब कैसे गए? देखो, न्यों गए तो यूं आ गए, तो पीछे की ओर मुड़ करके ऊपर अंदर की ओर मुड़े हुए होते हैं। पीछे की ओर मुड़ करके ऊपर अंदर की ओर मुड़े हुए होते हैं। अंदर की ओर कैसे होते हैं? मुड़े हुए होते हैं। तो इसके सींग हैं चपटे मोटे तथा पीछे की ओर मुड़ करके ऊपर ऊपर अंदर की ओर मुड़े हुए सींग पाए जाते हैं। किसमें? बदावरी में। तो ये बदावरी के सींग हैं। तो ये बदावरी भैंस के क्या है? आपके सींग हैं। अब इसकी जो आयन देखोगे, जिसको आप औरी कहते हो, बोलचाल में क्या कहते हो? औरी। तो ये आयन बड़ा छोटा सा है, तो इसका आयन क्या पाया जाता है? छोटा पाया जाता है। आयन क्या पाया जाता है इसका? छोटा। तो आयन का कैसा होता है? तो इसका आयन कैसा होगा? छोटा होगा। तो आयन छोटा होता है, लेकिन जो औरी है, जिसको आप साइंस में आयन कहते हो, आयन पर दूसराएं उभरी हुई पाई जाती हैं। आयन पर दूसराएं उभरी हुई पाई जाती हैं। तो आयन पर दूध सराएं कैसी होती हैं? उभरी हुई पाई जाती हैं। तो ये आपके बदावरी है। इसके आयन पर दूध सराएं कैसी हैं? कि आयन ना के बराबर है, बड़ा छोटा सा है, और दूसराएं उभरी हुई हैं आपके इस पर। इसके प्रथम ब्यात की जो उम्र है, यदि आपसे पूछ ली जाए कि पहले ब्यात की उम्र क्या रहती है इसकी, प्रथम ब्यात की उम्र, पहला ब्यात किस उम्र में होता है इसका, बदावरी भैंस का? तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसकी जो ब्यात की उम्र है वो बदावरी की कितनी होगी? तो लगभग 48 से 54 माह होगी। लगभग कितनी होगी? 48 से 54 माह इसके ब्यात की उम्र रहती है। तो इसके ब्यात की उम्र कितनी है आपके? तो ब्यात की उम्र है 48 से 54 माह ब्यात की उम्र है। यदि आप लोग भार के आधार पर देखोगे, क्या देखोगे? भार, बिल्कुल भार के आधार पर नर और एक कौन सा हो जाएगा? मादा। तो नर और मादा का भार कितना कितना होगा? तो आपको ध्यान रखना है, लगभग 400 से 450 किलोग्राम तो किसका होता है? नर का होता है। लगभग 400 से 450, और मादा का लगभग 350 से 400 किलोग्राम होता है। नर का 400 से 450 किलोग्राम होता है आपके। तो ये भार को लेकर है। और फिर उसके बाद में हम लोग बात करते हैं दूध को लेकर के। तो यदि दूध की बात की जाए, तो देखें, दूध पर जब हम लोग बात करते हैं कि इसका दूध है, तो दूध पर यदि आप लोग बात करोगे तो दूध कितना देती है? तो आयन तो बड़ा छोटा सा है इसका, आयन तो क्या है? छोटा सा है। तो लगभग दूध कितना देगी? तो ये दूध देती है लगभग 900 से 1200 लीटर प्रति ब्यात देती है। 900 से 1200 लीटर प्रति ब्यात देती है। लेकिन यदि आपसे बसा पूछ लिया जाए, बसा कितना होगा फिर? 900 से 1200 लीटर प्रति ब्यात देती है, लेकिन बसा कितना होगा? तो इसमें बसा पाया जाता है आपके 12% से 14% इसके दूध में बसा पाया जाता है। सर्वाधिक बसा इसी में होता है। सर्वाधिक यदि बसा आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक बसा किस भैंस के दूध में है, तो सर्वाधिक बसा यदि आप लोगों से पूछा जाए कि किस भैंस के दूध में है, तो सर्वाधिक बसा किसके में? बदावरी के में। और जो देने वाले जो प्राणी है की तुलना की जाए, तो सबसे ज्यादा बसा वाला दूध किसका रहता है? बदावरी भैंस का है। किसका है? बदावरी भैंस का है। किसका दूध है? बदावरी का है। और यदि दूध सर्वाधिक कौन सी देती है, तो अभी आपने पढ़ी है मुर्रा। सबसे ज्यादा विश्व में जो दूध देने वाली जो भैंस है वो कौन सी है? तो कौन सी आपकी? मुर्रा है। सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस कौन सी है? मुर्रा है। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस कौन सी है, तो भारत में, विश्व में
विश्व कहो या भारत कहो, तो विश्व में सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस कौन सी है? तो मुर्रा है। तो विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादन, तो विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादन, विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादन, तो विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादन किससे होता है? मुर्रा से। भारत में, भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन, तो भारत में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाली भैंस कौन सी है? मुर्रा है भारत में। विश्व में भी कौन सी? मुर्रा। भारत के लेवल पर देखोगे तो कौन सी, और ये कहाँ होगी? उत्तर भारत में। तो आप लोग कह सकते हो, अभी आपने विभाजन देखा था कि मुर्रा का उदाहरण कहाँ था? उत्तर भारत में। तो उत्तर भारत में, उत्तर भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस, सर्वाधिक दूध उत्पादन वाली भैंस कौन सी है? तो सबसे ज्यादा दूध उत्पादन किसका है? मुर्रा का। और सबसे ज्यादा बसा किसका है? तो बदावरी भैंस का है। सबसे ज्यादा बसा बदावरी का है, और सबसे ज्यादा दूध कौन देती है? मुर्रा देती है। लगभग 1800 से 2500 लीटर प्रति ब्याज देती है जो मुर्रा भैंस है वो। और सबसे ज्यादा जो बसा है वो किस भैंस का है? किस भैंस के दूध में है? तो बदावरी के में आपके लगभग कितना पाया जाता है? तो 12 से लेकर के 14% बसा पाया जाता है। तो मित्रों, ये भैंस की नस्लें थी, इनके बारे में हम लोगों ने चर्चाएं की थी। मित्रों, आगे भैंस की नस्लों पर और हम अगली क्लासों में चर्चाएं करेंगे। आप लगातार बने रहिए दर्पण क्लासेज करौली के यूट्यूब चैनल और ऐप पर, जिससे आपको लगातार क्लासें उपलब्ध होती रहे। मित्रों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, जय हिंद, जय भारत।